देखिए, ये जो हमास का अटैक है, ये एक्सपेक्टेड तो नहीं था, लेकिन अनप्रेसिडेंटेड इसे आप अटैक ज़रूर करते हैं, जिससे मिडल ईस्ट का पीस प्रोसेस जो है वो मुकम्मल तौर पे डिस्टर्ब हो गया। और अगर पीस प्रोसेस डिस्टर्ब होता है तो फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी भी डिस्टर्ब होते हुए आपको नज़र आएगी। और ये रिएक्शन हमें नज़र आता है यूनाइटेड नेशंस की जो इनएक्टिविज़्म है इस इशू को रिज़ॉल्व करने के हवाले से। ये रिएक्शन है 2007 से लेकर अब तक जो कॉर्डन ऑफ किया हुआ है गज़ा का इज़राइल ने, उसका ये रिएक्शन है 2022 में जो इज़राइल का अटैक था, 240 फ़लस्तीनियन मारे गए, जिसमें 40 तो सिर्फ बच्चे थे। ये रिएक्शन था फ़लस्तीनियों का कि जिसमें उनको महसूस हो रहा था कि मरने के सिवा उनके पास अब कोई और ऑप्शन नहीं है। तो मैं समझता हूँ उस जब रिएक्शन आता है तो उसका फिर इम्प्लीकेशन भी आएगा, न फ़कत ये कि मिडल ईस्ट के ख़त्े के ऊपर, ये ख़ुद साउथ एशिया के ऊपर आएगा। अब साउथ एशिया पे किस तरह से आएगा? साउथ एशिया में हमें पता है कि इससे मिलता-जुलता मुमासलत रखता हुआ कश्मीर का मसला है, जिसपे 9 लाख इंडियन फ़ोर्सेस लगी हुई है। 7 कश्मीरियों पे 1 इंडियन फ़ोर्स है, जिसमें उनकी एक्टिव फ़ोर्स भी है, पैरामिलिट्री फ़ोर्सेस भी हैं। और फिर 1989 से लेकर जो मास रेजिस्टेंस मूवमेंट चल रही थी, फिर बुरहान वानी ने जो एक नई रूह फूँकी नौजवानों के अंदर, और फिर उसके रिएक्शन में फिर हमने देखा कि सारी जो लीडरशिप है कश्मीरियों की वो पाबंद सलासल है। तो लिहाजा एक पॉलिटिकली अपने गम और गुस्से का इज़हार करने की जब इजाज़त ना हो तो फिर लामुहाल है कि एक लावा पकता है, एक आतिशफ़शां फटता है और वो फट के रहता है। जिस तरह हमें गज़ा की सूरत में नज़र आ रहा है, तो कश्मीर के अंदर भी आपको एक्टिव होते हुए ये मूवमेंट नज़र आएगी। और फिर हमने उसका एक मिसाल अभी देखा, अनंतनाग के अंदर 2 फ्रीडम फाइटर्स जिसे इंडियन जो है मिलिटेंट्स कहते हैं, उन्होंने 5 दिन मिलिट्री फोर्सेस को, इंडियन मिलिट्री फोर्सेस एंड पुलिस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस को 5 दिन टफ टाइम दिया अनंतनाग के अंदर, जिसमें उनके 3 ऑफिसर, जिसमें 2 फौज के ऑफिसर, 1 पुलिस ऑफिसर उसमें मारा गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मसला मज़ीद इंस्टिगेट होगा, क्योंकि इससे जो है एक स्प्रिट नज़र आएगा कश्मीरियों के अंदर। और जो मसला 75 सालों से इंडियंस अपनी फ़ोर्स को इस्तेमाल करके नहीं दबा सके, उसके अंदर एक नई तक़वियत पैदा होगी। और फिर साउथ एशिया का जो अमन का जो मसला है, जिसमें एक इकनॉमिक एक्टिविटी नज़र आती है, एशियन सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, इंडियन इकॉनमी जो है राइज़ कर रही है, तकरीबन $3 ट्रिलियन से $4 ट्रिलियन के करीब तर आ गई है। तो ये सारी जो उसके अंदर एक आपको एक प्रोग्रेस नज़र आती है, वो प्रोग्रेस रुक जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि अब इसका हल एक ही है, वो हल यही है कि यूनाइटेड नेशन जो बहुत बड़ी कामयाबी थी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, इस तरह के इश्यूज़ को पीसफुल अंदाज से रिज़ॉल्व करने की, उस पे हमें तवज्जो देनी होगी। और हमें ये समझना होगा कि डोरमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स जहाँ पे भी हैं, वो डोरमेंट हुए हैं कॉन्फ्लिक्ट, उनको आपने एलिमिनेट नहीं किया, उन्हें आपने ख़त्म नहीं किया। श्रीनगर में जो कॉन्टेक्ट ग्रुप की जो मीटिंग बुलाने लगे थे एससीओ की, टूरिज़्म के हवाले से इंडियंस, वो भी नाकाम होते हुए नज़र आई। तो मैं समझता हूँ इस तरह के जो इश्यूज़ हैं उनको रिज़ॉल्व करना चाहिए, न कि उनको दबा के रखना चाहिए। फ़ोर्स हमेशा एक इंस्ट्रूमेंट है, उसका मकसद ये होता है कि आप अगली पार्टी को टेबल पे ला के नेगोशिएट करें। फ़ोर्स का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको मुस्तक़िलन दबा के रखें। ये इंसान की जिबलत और नेचर के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। और ये अमेरिका के जो फाउंडिंग फ़ादर्स थे, जिसमें उन्होंने राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात की, जिसकी वजह से उन्होंने बरतानिया से आज़ादी हासिल की, और फिर प्रेसिडेंट विल्सन ने इस आइडियल इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। मैं समझता हूँ राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के बगैर ये इश्यूज़ रिज़ॉल्व नहीं होंगे। और अगर दुनिया का एक ख़िता डिस्टेबलाइज़ होता है तो उसकी वजह से सारे ख़िते डिस्टेबलाइज़ होंगे। यूक्रेन के अंदर वॉर है, उसकी इकॉनमी का जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ यूरोप के ऊपर नहीं पड़ा, हम देख रहे हैं कि ग्लोबल इकॉनमी के ऊपर पड़ा है। फूड की शॉर्टेज आपको नज़र आती है, ऑयल की कीमतें बढ़ती नज़र आ रही हैं। मिडल ईस्ट में ये जो हुआ है, इससे मज़ीद हालात ख़राब होंगे, और फिर इसका इम्पैक्ट साउथ एशिया पे भी आएगा, क्योंकि हम तेल की तरसील हमारी मिडल ईस्ट से होती है, दूसरी तजारत मिडल ईस्ट से होती है। खुद इंडिया इससे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होगा। और फिर एक जो मूवमेंट है आज़ादी की, उसके अंदर आपको तेज़ी नज़र आएगी, और ये प्रोलिफरेट करेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर मौजूद हैं, और वो अपना काम तेज़ी के साथ करना शुरू करेंगी। और गुरिल्ला वारफेयर को हमेशा कोई भी फ़ौज आसानी के साथ कंट्रोल नहीं कर पाई है। ये फ़कत पाकिस्तानी फ़ौज का तुर्रा इम्तियाज़ है कि जिस कामयाबी के साथ उन्होंने मिलिटेंट और गुरिल्ला वारफेयर को कंट्रोल किया। अदरवाइज़ दुनिया में ये नाकाम नज़र आती है, इज़राइल भी इसमें नाकाम नज़र आ रही है, और इंडियन फ़ोर्स भी इसमें नाकाम नज़र आती है। तो दुनिया के अमन के लिए एक ही है कि ये जो लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज़ हैं, इनको पीसफुल अंदाज से, पीसफुल मैनर से, यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के मुताबिक उनके प्लेटफॉर्म पे रिज़ॉल्व किया जाए। और ये जब तक नहीं होगा, जब तक जो दुनिया के सिस्टम के स्टेक होल्डर्स हैं वो अपना इसमें कलीदी किरदार अदा नहीं करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।